नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। कड़ाके की ठंड के बीच गरीब तबके व रात में बसों से यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए मानो आफत आ गई है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा समेत अलाव की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है, इसको रियलिटी चेक किया गया तो इसका सच सामने आया। जी हां, आजमगढ़ शहर की बात करें तो यहां मंडलीय अस्पताल में 100 बेड का और कलेक्ट्रेट के पास रिक्शा स्टैंड पर 10 बेड का रैन बसेरा बनाया गया है। आधी रात को ज्यादातर बेड खाली मिले। जिन बेड पर लोग थे वो व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज स्टेशन पर स्थिति दूसरी नजर आई। यहां पर देर रात को बस या अन्य साधन न मिलने से यात्रीगण ठंड से बेहाल दिखे। अलाव की भी व्यवस्था नजर नहीं आई। खास बात यह है कि जहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई वो रोडवेज से दूर है। जिन यात्रियों को देर रात दूसरी बस पकड़ना था उनके लिए रैन बसेरों में जाना मुश्किल था, लेकिन जिनको अपने आजमगढ़ में गांव में जाना था वो रैन बसेरों में थे। साफ था कि अगर रैन बसेरों की व्यवस्था रोडवेज के पास होती तो यात्रियों को भीषण ठंड में चटुरना नहीं पड़ता। कैसमील हसन। कहाँ पे खड़े हो इस टाइम? आजमगढ़ बस अड्डे पे। ये बताओ, ठंडी की बहुत ज्यादा ठंडी है, आग की कोई व्यवस्था है? ठंड बहुत है, आग की भी व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पे भाई। थोड़ी सी आग ही जलाने के लिए रख देते हैं। कब तक रहना है यार? अब सुबह तक रहना है। अभी तो यहाँ से बस है नहीं कोई। रैन बसेरा की जानकारी है आपको? रैन बसेरा की जानकारी नहीं है सर। कैसे रात कटेगी? देखो अब कैसे कटे, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर बस अड्डे पे। कहाँ जाना है? जाना तो मुझे बांसबरेली। कोई व्यवस्था है सोने की, रहने की? हाँ, बैग में है जो भी कुछ है, चादर है और कुछ नहीं है बाकी। अब ऐसा थोड़ी मालूम था जो यहाँ चलेंगे। अब तो जाना ही था मुझे। ये लग गए हैं तो सुबह तक रुकना होगा भाई। ठीक है, बस अड्डा पे जी। बताइए, ठंडी काफी ठंडी है, आग की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ रही जी। आप कब तक रहना आपको यहाँ पे? अरे 3-4 घंटे तो रहना पड़ेगा जी। कहाँ रहेंगे? यहीं रैन बसेरा तो पता है नहीं जी। कहाँ से आए हैं? रायबरेली। कहाँ जाना है? जाना जी खरियानी। रात कैसे कटेगी? अब किसी तरह कम्बल उम्बल है एक आधा जी, कर लेंगे गुजारा जी। कुछ आपकी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था किया गया है? नहीं कुछ नहीं। ऐसे परेशान है, उसके लिए कोई यहाँ व्यवस्था नहीं? हम तो नहीं देखे भाई किधर व्यवस्था कोई। कहीं आग उग नहीं जल रहा है? नहीं तो कोई मालूम नहीं हुआ। नहीं तो रैन बसेरा यहाँ पे है तो क्यों नहीं वहाँ पे जाग रहा है? कहाँ? हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता क्या करें। प्रशासन एवं ड्यूटी पर लगाए गए कर्मियों का अलग ही दावा है। प्रचार प्रसार भरपूर किया जा रहा है। जरूरतमंदों को जगह जगह से उठाकर लाया भी जा रहा है। ये अलग बात है कि बावजूद इसके रैन बसेरों में लोग नहीं हैं। आजमगढ़ शहर में मुख्य रैन बसेरा हमारा अस्पताल सीएमओ ऑफिस के पास वाला है, जिसमें 100 बेड की सुविधा है। जो भी तीमारदार आते हैं उनके परिजन वहाँ जाकर रुकते हैं। एक रैन बसेरा नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है कलेक्ट्रेट के पास, जहाँ बस अड्डे पर रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आता है, अगर वो कतिपय कारणों से नहीं जा पाता तो उसको लाकर यहाँ पे उसकी पूरा रात को देखभाल की जाती है। उसको पूरा कंबल, बेड, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। पीने के पानी की सुविधा है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, प्रचार प्रसार के अभाव में बहुत से यात्री अभी भी देखिए, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो उसको शहर की भौगोलिक जानकारी नहीं रहती कि वो जो है कहाँ पर उसको रुकना है, कहाँ जाना है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे व्यक्ति घूमते रहते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास यहाँ रहने का साधन है? अगर नहीं है तो उसको अपने साधन से अपनी गाड़ियों से लाके यहाँ रुकते हैं। सर, अलाव की क्या व्यवस्था सर? अलाव की आज भी अभी हमारे नए नगर पालिका इंचार्ज श्री रवि प्रकाश PCS अपर उप जिलाधिकारी को चार्ज दिया जा रहा है। आयोग से उनकी परमिशन आ गई है और उनको कहा गया कि हर बड़े चौराहे पर अलाव जलाए। बस अड्डे पर चलाया जाएगा, रेलवे स्टेशन पर और लेबर चौराहों पर और मंडियों में विशेष अलाव के प्रबंध आज आपसे दिखेगा। कंबल के लिए कंबल की सूचीबद्ध कर लिया गया शासन से, जो भी कंबल के व्यक्ति थे, और इसके संबंध में ADM FR साहब ने पूरे जिले की कार्ययोजना बनाई। हर तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में कंबल हजार भेजे जा रहे हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति अगर जरूरतमंद है तो उसको हमेशा कंबल दिया जाता है। सब कल रियलिटी चेक की गई जो है रोडवेज पे, रेलवे स्टेशन पे, तो लोगों को जो है मजबूर थे सोने के लिए जो कैंपस में, उन लोगों को मालूम ही नहीं कि रैन बसेरा नहीं, हमने इसके लिए अपने आदमी लगा दिए हैं कि आदमी जाकर वहाँ पे 9-10 बजे जाके देखेगा कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ फिर भी है तो उसको अपनी गाड़ी में उठा के रैन बसेरा में सुलाएगा। इसके लिए पीओ डूडा की विशेष तौर से ड्यूटी लगाई। बसेरे में ये व्यवस्था है, रहने की सारी सुविधाएं हैं, जैसे बेड, बिस्तर, कंबल, तकिया, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ पे। हाँ, और सभी लोग आके यहाँ पे, हम लोग ठंडियों में रेस्क्यू भी किया करते हैं कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको बताया भी जाता है, जागरूक किया जाता है, आप यहाँ पे आके रहिए। और कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, जिनको हम लोग अगली बार भी, मतलब हर बार ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती वहाँ पे रोड पे सोते हैं, उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। लगभग कितने यहाँ पे बेड है? बेड यहाँ पे टोटल 100 बेड है। इसमें कितने लोग हैं यहाँ पे? इसमें 10 से 12 लोग। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है? जागरूक का मतलब हम लोग जैसे ठंडियों में रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू वैन हमारी है, एक रोटी बैंक का ई रिक्शा चलता है, उसी से हम लोग जाते हैं और वहाँ से हटाते हैं और लेके भी आते हैं, उसी रिक्शे से सेंटर पे लेके आते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं सभी को कि, और हैंडबिल और पैम्पलेट से हम लोग ऐड भी करते हैं कि यहाँ पे, और हम लोग शहर में यहाँ पे रोडवेज पे, रिक्शा स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे, तीनों जगह अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए हैं और हॉस्पिटल में भी लगवाए हैं। टोटल की मतलब जो भी जितने ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे आके अपनी व्यवस्थाओं का, सुविधा का लाभ भी उठा सके। क्या खाने में भी व्यवस्था रहती है? खाने की व्यवस्था का, जैसे यहाँ पे कोई सरकारी बजट नहीं है खाने की, मतलब यहाँ पे हम लोग रोटी बैंक स्वेच्छानुसार चलाते हैं, जो इसका उद्घाटन डीएम साहब ने किया था। तो उसका उद्घाटन में उन्होंने किया था कि जैसे रोटी बैंक, जैसे भी कोई प्रोग्राम होता है, खाना साफ सुथरा खाना अगर बच जाता है तो वो लोग लाके हम लोग सेंटर पर खिलाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए जो इच्छुक नहीं है, जैसे मान लीजिए नहीं बना खा सकते, उनके लिए हम लोग थोड़ी सी सुविधा देते हैं यहाँ से। राजेश जी, क्या व्यवस्था है रैन बसेरा में? रैन बसेरे की व्यवस्था ठीक है, जो भी आते हैं हम लोग बढ़िया से उनको सुताते हैं। यहाँ व्यवस्था सब सही है, हेठे अलाव भी जल रहा है। इसमें कोई रैन बसेरा में है नहीं क्या? हाँ, आज तो सर इस्तीफाक से कोई नहीं आया है। लगभग कितने बेड का है ये रैन बसेरा? और क्या चला कि 11 बेड असो नया पड़ा है और चौकी है। जैसे सड़कों पे लोग जो है वैसे लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं ठंडक में, तो आप लोग जागरूक नहीं करते हैं कि रैन बसेरा यहाँ पे आप सोइए? नहीं सर, जो भी यहाँ लोग आते हैं बताते हैं हम लोग हैं कि रैन बसेरे में आइए, व्यवस्था बढ़िया है, गद्दा है, रजाई है। क्यों नहीं फिर आते हैं यहाँ पे? अब सर इत्तेफाक है कि आज कोई नहीं आया है, और लोग और हर दिन आते हैं। दूसरी महिला के प्रेम जाल में फंसकर उसे अपना बनाने की चाह रखने वाले निजी चिकित्सक ने रास्ते में रोड़ा बनी पहली पत्नी का काम तमाम करने की योजना बनाकर पेशेवर बदमाशों से मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस काम के लिए लगाए गए बदमाशों को भुगतान करने वाराणसी से आए चिकित्सक को पुलिस ने हमलावर बदमाशों के साथ बुधवार की दोपहर धर दबोचा। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 अदद तमंचे के साथ ही चिकित्सक द्वारा दी गई 20,000 नकदी भी बरामद कर ली है। गौरतलब है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव के समीप बीते 15 जनवरी को दिन में पति के साथ सोनोग्राफी जांच कराने कार से जा रही महिला रीना देवी को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल महिला का उपचार वाराणसी स्थित अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में महिला के पति डॉक्टर राहुल का आरोप था कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ बाजार में उसके द्वारा खरीदी गई भूमि पर चल रहे विवाद के चलते विपक्षियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। सफलता न मिलने पर उन्होंने कार में बैठी पत्नी को गोली मार दी। इस मामले में महिला के पति द्वारा अजमतगढ़ बाजार निवासी 2 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना की जांच मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह के साथ ही स्क्वाड टीम प्रभारी संजय सिंह को सौंपी गई। विवेचना के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस का शक घायल महिला के पति पर गहराया और इसकी निगरानी शुरू कर दी। बुधवार को दिन में महिला को गोली मारने वाले बदमाशों के बुलाने पर वाराणसी से उन्हें तयशुदा रकम का भुगतान करने आया चिकित्सक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उनके कब्जे से 2 अदद तमंचा व कारतूस के साथ ही चिकित्सक द्वारा दी गई 20,000 नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार मुबारकपुर क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर ग्राम निवासी चिकित्सक राहुल राम पुत्र श्यामलाल अजमतगढ़ बाजार में क्लिनिक का संचालन करता है। उसका जीयनपुर क्षेत्र की रहने वाली किसी महिला से प्रेम प्रपंच चल रहा था।
साथ ही चिकित्सक राहुल राम अपनी पत्नी रीना देवी के सख्त व्यवहार से परेशान था। इसके लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कराने के बाद प्रेमिका से शादी रचाने का मन बनाया और प्रेम की राह में रोड़ा बनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए अजमतगढ़ बाजार निवासी 2 पेशेवर अपराधियों को हत्या की सुपारी दी। योजना के अनुसार बीते 15 जनवरी को राहुल राम अपनी पत्नी को पथरी की बीमारी का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी जांच कराने के बहाने घर से ले गया और रास्ते में कार खड़ी कर लघु शंका के बहाने वाहन से उतर गया। योजना के अनुसार पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाश कार में बैठी रीना देवी को गोली मारकर फरार हो गए। इस तरह इस सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पकड़े गए आरोपियों में घायल महिला के पति राहुल राम के साथ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ कस्बे के महादेव नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय ललित नारायण राम व जुगनू राम पुत्र रूपचंद बताए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ जीयनपुर व मुबारकपुर थाने के अलावा मऊ जनपद में भी 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। अपनी पत्नी को मारने के लिए सुपारी देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई है और उसके साथ जो 2 शूटर जिनको सुपारी दी गई थी उन लोगों की भी गिरफ्तारी करी गई है। ये एक तीर से कई शिकार करना चाहता था। जो राहुल नाम का व्यक्ति है जो क्लिनिक का संचालन करता था, इसका विवाद अपने गांव में पड़ोसियों से चल रहा था, तो इसने शूटरों को बुलाकर 1 लाख रुपया दिया और कहा कि मेरी पत्नी की आप हत्या कर दीजिए और मैं अपने पड़ोसियों को नामजद कर दूंगा। तो इससे 2 चीज़ हल होंगे। एक तो इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो पत्नी रास्ते से हट जाएगी, और दूसरा जिनके साथ इसका विवाद चल रहा था वो दोनों जेल चले जाएंगे। पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें अनावरण किया है, जिसके लिए 25,000 रुपये की इनाम की संस्तुति करी गई है और ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें धर्मेंद्र नाम का जो अभियुक्त है इसके 14 मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर है। पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बुधवार की सुबह जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने लखनऊ में हुई प्रेस वार्ता के दौरान संकेत दिए कि वो आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो आजमगढ़ की जनता से रायशुमारी करके चुनाव लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद विधायक हैं। अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत मात्र से जिले ही नहीं पूर्वांचल की राजनीतिक फिजा बदल गई। जिले के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और गोपालपुर की क्षेत्रीय जनता का मानना है कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव जनपद ही नहीं पूरे पूर्वांचल में पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब अखिलेश यादव जी वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो कुछ सोच समझ के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ उनकी विशेष मंशा है और विशेष मंशा के तौर पर कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और ये 10 सीटें हैं यहाँ पे और गोपालपुर में जैसे कि चर्चा है कि गोपालपुर से चुनाव लड़ेंगे और जाहिर सी बात है कि गोपालपुर लगातार तत्कालीन मंत्री राज्य मंत्री श्री वसीम अहमद साहब नफीस जी लगातार 4-5 बार रहे हैं। तो और बाकी एक और इसके साथ है कि अखिलेश जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अन्य विधानसभा जो और अन्य 9 बस्ती है गोपालपुर के अलावा उस पर भी वह प्रभावी होगा और पूर्वांचल की अन्य सीटें जो है पूर्वांचल की सीटें हैं जैसे कि दारा सिंह चौहान अब सपा में चले गए हैं। गोपालपुर से जिससे अटकलें चल रही है तो सपा के लिए मजबूत सीट थी, तो नहीं आपको लग रहा है कि सुरक्षित सीट देख करके अखिलेश यादव ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सही बात है कि गोपालपुर हमेशा अभी पिछले चुनाव में नफीस जी रहे, उसके पहले वसीम साहब रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कि उनको या सुरक्षित सीट तलाश रहे हो, निश्चित तौर पर इसको नकारा नहीं जा सकता इस बात को। यहाँ विधानसभा लड़ने की वजह क्या? खुद सांसद हैं, विधानसभा लड़ने की वजह क्या है ये तो वजह वही अखिलेश जी ही बता सकते हैं। सपा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं वो वही बता सकते हैं
और जहाँ तक अभी हमें ये जानकारी अभी भी मिली सपा पार्टी की तरफ से, यहाँ जिला मुख्यालय की तरफ से, कि वो अभी कहते हैं कि हमें कुछ जानकारी ही नहीं है। इतना बड़ा अगर फैसला है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक उन्हें संज्ञान में कोई पदाधिकारी कुछ अभी नहीं कह रहा है इस बारे में। से योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव, उनका टिकट फाइनल हो गया, डिप्टी सीएम का प्रयागराज से रातू से फाइनल हो गया। इसके बाद अखिलेश जी पर दबाव बढ़ गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको चैलेंज कर रही थी। विधानसभा चुनाव लड़ें, अगर आप में दम है तो, आप सरकार बनाने का दावा करते हैं तो आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। और अखिलेश यादव इस मूड को भाजपा के जान चुके हैं और उन्होंने आजमगढ़ को चुना है। जहां तक हम लोगों को अभी तक जानकारी मिली है, आजमगढ़ एक उनके लिए गढ़ रहा है हमेशा से, समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट जो गोपालपुर मानी जा रही है, जहां यादव और मुस्लिम बाहुल सीट है। इस सीट से उन्होंने इसको चुना है। अभी हालांकि टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि गोपालपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इन्होंने, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अंतिम चरण में आजमगढ़ में चुनाव है, तो उनको कुछ करना नहीं होगा, एक नॉमिनेशन करने आएंगे और उसके बाद अंतिम चरण में प्रचार भी वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरे यूपी से वो खाली हो जाएंगे। तरीके से आप इस बात को बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ आजमगढ़ से तो ऑलरेडी वो सांसद हैं, तो कहीं और जाना भी जा सकते थे, लेकिन आजमगढ़ से गोपालपुर में अटकलें जो लगी, तो क्या लगता है कि सुरक्षित सीट को ही हासिल करने के लिए और है? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन हर बड़ा नेता एक सुरक्षित सीट की तलाश में होता है। दावे वो भले ही करे कि हम कहीं से भी जीत सकते हैं, उसकी पार्टी भले कहे, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को चुना और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज को चुना, उसी तरह से अखिलेश जी ने अपने गढ़ आजमगढ़ को चुना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी नहीं होती है। और परंपरागत सीट रही है, गोपालपुर रहे हो, निजामाबाद हो, सदर हो, कहीं से भी वो अखिलेश जी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का आ रही है और सभी दलों के जो मुख्य दल हैं उनके बड़े नेता चुनाव समर में उतर रहे हैं। योगी जी का आपने देख ही लिया, गोरखपुर से उनका फाइनल हो गया है, उनकी सीट रही है, संसदीय क्षेत्र भी पुराना रहा है। अखिलेश जी का वर्तमान में संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, तो ये उनका गढ़ है और पूरे प्रदेश की कमान उनको संभालनी है, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसी जगह से विधायक बने जहां से उनको ज़्यादा टेंशन न लेनी पड़े, प्रदेश के हर जिलों को वो अपने समान रूप से देख सकें, एक ही जगह कंसंट्रेट ना हो सकें। तो समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ सबसे मुफीद जगह है और यहाँ पर सेफ माना जाता। तो अब यहाँ पर ये निर्भर करता है कि किस जगह से लड़ेंगे। आजमगढ़ सदर, निजामाबाद, गोपालपुर, हर जगह से अटकल लग रही। गोपालपुर से अभी ताज़ा अटकल लगी है कि वहाँ से लड़ने आ रहे हैं। गोपालपुर बहुत सुरक्षित सीट है समाजवादी पार्टी के लिए और जिस तरीके से अटकल लग रही है वो बहुत मतलब निर्णय तो अखिलेश यादव जी को ही लेना है। अगर ये चीज सामने आ रही है कि गोपालपुर से लड़ने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी की सीट है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं देखते कि ये अखिलेश यादव को सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं? सही बात है, वही बात है कि अखिलेश यादव ऐसी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं जहां पे उनको ज्यादा कोई मेहनत न करनी पड़े। अपने आप लोग जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, उनका आंतरिक सर्वे होगा, सुरक्षित सीट गोपालपुर लग रही होगी या उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि गोपालपुर सबसे सुरक्षित है, इसलिए गोपालपुर आने की उनकी संभावना जताई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं सीट पे बंटवारे को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा था। अभी यहाँ से लोकल शमा वसीम जी थी और उसके बाद नफीस जी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है कहीं बंटवारे को लेकर। तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए यहाँ पे, या खुद समय आ जाए तो बेहतर होगा। इसलिए उनको वोटर गड़बड़ ना हो, वोट उनका इधर उधर ना जाए, इस वजह से मुझे लगता है, जो सच बात है मुझे यही लगता है जहाँ तक मेरे जहन में। नहीं तो क्या आपको ये नहीं, जैसे गोपालपुर तो समाजवादी पार्टी की एक मजबूत जी सीट रही है, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ के तौर पे देखा जाता है, तो इनको कहीं और नहीं लड़ना चाहिए? क्यों आजम ही गढ़ है? बताया तो, वो विधानसभा गोपालपुर के लिए स्पेशल आए हुए है। मुझे लगता है कहीं दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है,
वर्तमान विधायक नफीस जी और जो वसीम साहब की वाइफ है फिलहाल जो डेथ कर गए शमा वसीम, ऑलरेडी वो भी तैयारी कर रही हैं। तो लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि शमा जी को टिकट मिलेगा या नफीस जी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वोट ऐसे क्या होगा कि नफीस के समर्थक जो होंगे वो फिर उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनको टिकट मिलेगा तो उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने समय यहाँ से डालना उचित समझा है। गोपालपुर से अखिलेश जी आने से क्या फायदा होगा? आने से देखिए, आने से तो बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि वर्तमान सांसद भी हैं। अगर वो विधानसभा से सीट जीतते हैं तो गोपालपुर का भी विकास होगा, लगे हाथ आजमगढ़ शहर का और आजमगढ़ जिले का विकास तो होगा ही होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2019 में गोपालपुर और आजमगढ़ के लोग सांसद बना करके भेजे, तो उन्होंने आजमगढ़ की आवाज़ को ले जा करके देश की सबसे बड़ी संसद में उन्होंने उठाने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी को चाहे हमारे गोपालपुर से लड़ लेंगे तो हम लोग उनको करीब 1 लाख वोटों से जिता करके भेजेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो गोपालपुर से लड़ें और लड़ करके जिस तरह से पूरे जिले का और पूरे प्रदेश का उन्होंने विकास किया है उसी प्रकार से गोपालपुर का और विकास हो, जिससे यहाँ की जनता और लोग जो है कि खुश हों। यहाँ से तो विधायक समाजवादी पार्टी का तो नाराजगी, वो तो पार्टी माननीय जी की है। माननीय जी कहीं भी इनको और एडजस्ट कर सकते हैं, एमएलसी बना सकते हैं या फिर कहीं और सीटें हैं और दे सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। पूर्व की सरकार में माननीय विधायक जी को मंत्री बनाए भी थे, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे तो कैसे? बहुत बेहतर रहेगा, गोपालपुर के लिए बहुत बेहतर रहेगा और इस जनता के लिए बहुत बेहतर रहेगा कि हम लोगों का सौभाग्य रहेगा। मैं आपसे बता देता हूं सर कि हमने 3 बारी वोट दिया और पहली बार हमने पहला अपना मतदान माननीय नेताजी को दिया, दूसरा मतदान हमने माननीय अखिलेश जी को दिया और तीसरा लग रहा है हमको कि फिर माननीय अखिलेश यादव जी को हम तीसरा वोट माननीय अखिलेश यादव को गोपालपुर से देंगे। देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव लड़ जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो कहीं से भी वो जीत जाएंगे। और आजमगढ़ अगर उन्होंने चुन रहा है तो उनका संसदीय क्षेत्र है और हम जैसे सौभाग्य होगा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा सीट? देखिए, फ़र्क मैं कहूँ तो एक तरफा उनकी ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि यहाँ विकास किए हैं और यहाँ की जनता माननीय मुलायम सिंह हो चाहे माननीय अखिलेश यादव हो उनको दिल से चाहती है। क्या विकास उनका था? देखिए, विकास में कहे जाए तो गिनतियाँ कम पड़ जाएंगी। चीनी मिल हुआ, कमिश्नरी हुई, इतना अच्छा कलेक्ट्रेट बना। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूमा हूँ, कहीं ऐसा कलेक्ट्रेट नहीं हुआ है ना। और तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय कार्य है। अगर वैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता कितना सपोर्ट करेगी? यहाँ अदर विधायक देखा जाए, चाहे उनको देखा जाए, चाहे किसी पार्टी को देखा जाए, अन्य पार्टी वाले भी इनको जीत देंगे ना, क्योंकि यहाँ के विकास के उद्देश्य से देंगे। उनको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, वो आवें और यहाँ से चुनाव लड़ें, उनका आजमगढ़ जिला स्वागत करता है। अखिलेश यादव चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आजमगढ़ वालों के लिए फ़ख्र की बात है और ये 10 विधानसभा है। अब जहाँ जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ की जनता उनको भारी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेगी। उनका स्वागत है और हमने माननीय मुलायम सिंह यादव को जिताया और माननीय अखिलेश यादव को जिताया। अब वो हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ें किसी भी सीट से तो यहाँ का पूरा आजमगढ़ जिला उनके साथ है और उनको जिताएगा, भारी मतों से विजयी बनाएगा। नगर के मातबरगंज स्थित शिव शक्ति कलेक्शन का भव्य शुभारंभ बुधवार को रमा हॉस्पिटल के चिकित्सिका डॉक्टर खुशबू सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान शिव चर्चा के मनमोहक गीतों के माध्यम से आगंतुकों का स्वागत किया गया। शुभारंभ के दौरान डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि महिलाओं के परिधानों की एक से बढ़कर एक रेंज का जिस तरह से समावेश किया गया है उससे शिव शक्ति कलेक्शन जल्द ही प्रत्येक महिलाओं की पहली पसंद बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वैरायटी आपको दिल्ली, लखनऊ जैसे महानगरों में मिलेगी उस वैरायटी के कपड़े इसी दुकान के माध्यम से जनपद वासियों को मिल जाएगा। इस आकर्षक कलेक्शन के लिए प्रोपराइटर अनीता सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें बधाइयां दी। मैं इस शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के जो है उद्घाटन में मैं वीरू जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि उन लोग का जो है जिस तरह से मेहनत से वो इतने जागरूक और मेहनती हैं उनका ये जो है मेहनत रंग लाए और सभी जितने लोग हैं कस्टमर हैं उनके लिए जो भी उनकी डिमांड है उनको ये लोग पूरी करें और इनके
शॉप जो है बहुत अच्छा रहे, उनकी उम्मीदों से आगे मिले इनको इस शॉप से। इसके लिए मेरे को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अनीता हेमेंद्र सिंह ने कहा कि अपने दुकान के रेंज के माध्यम से आजमगढ़ की महिलाओं को फैशन में कहीं से भी पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने सभी से एक बार सेवा का मौका देने की अपील किया। शुभारंभ के दौरान सावित्री कुंवर, अमितलता सिंह, निरुपमा पाठक, सुमन सिंह, पूजा वर्मा, दिशा सिंह, आनंद मिश्रा, विजय यादव, प्रवेश सिंह, प्रियंका वर्मा, अनिता सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे पास लेडीज से संबंधित आइटम है, जैसे प्लाजो हुआ, कुर्ती हुआ, गाउन है, जेवर है, और पर्स है, चश्मा है, कुछ ब्रांडेड चीजें भी है, यही सब है। तो क्या है महिलाओं के लिए, क्या डिस्काउंट है, कुछ है, अभी ऑफर है चल रहा है? 10% डिस्काउंट। क्या है, महिलाओं से क्या कहेंगे आप, किस तरह से अपील करेंगे कि आपके यहाँ आओ? महिलाओं से यही कहेंगे कि भाई वो हमारे कि मार्केट से हम कम रेंज पे जैसे अभी शुरुआत किए हैं और आए, और मुझे आगे बढ़ने के लिए जो शायद प्रेरणा जो भी है उनके आएंगे, आगमन जो भी होगा वो मेरा सौभाग्य होगा। क्या है, और मार्केट से सामान हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा सेल हो हमारी दुकान से, बस यही सब। भीषण ठंड के बीच एक तरफ जहां मानव जीवन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पशु पक्षी भी शीतलहर से बेहाल हैं। प्रशासन की तरफ से जनपद में 44 गोवंशीय आश्रय स्थलों की स्थापना की गई है। ऐसे में इन गौशालाओं में क्या स्थिति है, इसका डीएम खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। आजमगढ़ में हाल ही में आए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अपनी कार्यशैली से मातहतों को चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दे दिया है। ठंड के मौसम में हाथ पर हाथ धरकर कार्यालयों में हीटर के आनंद उठाने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को भाग दौड़ पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक दिन पूर्व ही जिले की सरहद पर स्थित पवई ब्लॉक की गौशाला को रात में चेक किया था। इसके अलावा धान क्रय केंद्र पर दुर्व्यवस्था को अपनी आंख से देखा था। राशन केंद्र पर कोटेदार की मनमानी को पकड़ा था। आज एक बार फिर मुख्यालय पर डीएवी कांशीराम आवास के पास स्थित गौशाला पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पर चारे पानी की व्यवस्था को चेक कर निर्देश दिए। वहीं ठंड से बचाने के लिए अलाव, सुरक्षा बाड़ व शेड लगाने को कहा। डीएम ने बताया कि जो लोग भी चुपके से सड़कों पर गोवंशीय पशुओं को छोड़कर भाग जा रहे हैं, उनको स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्प्रयोज हो चुके पुराने जेल के स्थान को वृहद गौशाला के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और जनपद भर से गोवंशीय पशु भी लाए जाएंगे। यहाँ गोबर की कंपोस्ट खाद व बायोगैस प्लांट भी बनेगा। नेता चुनाव लड़ते हैं और जनता वोट देती है। किसी भी लोकतंत्र में होने वाली चुनावी प्रक्रिया की ये दो अहम कड़ी है। उसके बाद आते हैं नतीजे, जिनको जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। इसी जिज्ञासा के साथ कई और कड़ियां जुड़ती गईं। इनमें अहम है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, यानी रिजल्ट से पहले उसकी था लेना। अब ये किसी भी चुनाव का अहम हिस्सा है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, चुनावी सर्वे का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। सरकार और राजनीतिक दल इन सर्वे एजेंसियों का सहारा जनता का मूड भांपने के लिए लेने लगे हैं। उसके हिसाब से नीतियां और चुनावी रणनीतियां तय होने लगी हैं। ऐसे में जनपद के लोगों की चुनाव के पूर्व क्या है राय, वो किन मुद्दों को लेकर करने जा रहे हैं मतदान, जानने के लिए हम भी कुछ मतदाताओं से की बात। तो आइए सुनाते हैं आपको उनकी राय। जहाँ तक बात है यार, ये तो मेरा अपना खुला अपना हुआ है कि मतदान करने के पहले जो है हर आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि उनके बीच में बहुत से प्रत्याशी जाते हैं, मगर जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, जिसकी छवि अच्छी हो, इतना तो मालूम हो ही जाता है कि हमें 1-1.5 महीना समय मिलता है, तो उनको वो देख के देना चाहिए वोट। और मेरी समझ से ये है कि जात बिरादरी इस पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे खराब इसको कहा जाए आदत हो गई है कि जो जात बिरादरी पे बात चलती है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें प्रत्याशी वही होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो हर चीज़ से पाक साफ हो, और जो जाने के बाद विधानसभा में जाए तो कम से कम बोलने तो उसको आए। अब एक आदमी जाने के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रहा हो तो हमारा मुद्दा कैसे उठाएगा विधानसभा में? मुद्दा जाहिर सी बात है कि विकास का ही होना चाहिए, और कौन सा मुद्दा होगा? जाहिर सी बात है विकास में सब आएगा। आपका बेरोजगारी भी आती है, महंगाई तो आप धीरे धीरे बढ़ रही है ना, ये कैंसर की तरह है कि पता नहीं चल रहा है कि पेट्रोल डेली जो है 1 पैसा बढ़ रहा है, 10 पैसा बढ़ रहा है, तो एक 10 पैसे के हिसाब से जो है कितना अरबों का टर्नओवर डेली का बढ़ रहा है। आप खाने के सामान ले लीजिए, गरीबों का तो काम वही है ना कि जो खाने का सामान होता है वो गरीबों का होता है।
अब वो गरीब उससे बहुत दूर है बेचारा, अगर कुछ खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि रोज़गारी है नहीं आज की डेट में। और 2-2.5 साल से आप देख ही रहे हैं, कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन है सबकी। हाँ, अब जाहिर सी बात है यार, देखो प्रतिनिधि वही होना चाहिए कि जो जाके कम से कम साफ बात हमारी तो बोले, कम से कम यहाँ के गांव वालों की जो ज़रूरत की चीज़ होती है या गांव वाले की जो भी परेशानी या शहर के लोग हैं सभी परेशानी को देखते हुए बात करें, तो ऐसा प्रतिनिधि जाना चाहिए। मेरी समझ से ये होता है, और हकीकत ये है कि अच्छे लोग लड़े और पब्लिक अच्छे लोगों को चुने, इससे अच्छा कोई नहीं है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो विधानसभा में हम लोगों की हर तरह की समस्याओं को उठा सके, और साथ ही साथ समाज में जो बढ़ रहा अपराध है उसके ऊपर नियंत्रण कर सके। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई है, और जनता की किसी भी कष्ट को विधानसभा में उठा सके, लोकसभा में उसे उठा सके, यही हमारा उद्देश्य है। और लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे, सबसे पहले मतदान के बूथ तक जाएं, अपने वोटों की वैल्यू को समझें और वो मतदान जरूर करें। सबसे पहला संदेश यही है। जो लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते हैं वो जरूर जाएं, अपने मत का प्रयोग करें और एक अच्छी स्वस्थ सरकार चुनें, ताकि जो मुद्दे हैं हमारे समाज के उस पर जो सरकार बात करे उस पर। ऐसा नहीं कि जो सरकार जगह का नाम चेंज करने के पीछे पड़ी हो, नए जगह को बनाने के चक्कर में न पड़ी हो, तो वैसे सरकार को तो हम बिल्कुल भी चूज़ नहीं करेंगे। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि हम बचपन से ही हिंदू मुस्लिम के बीच में रहते आए हैं, ठीक है, और आगे भी हमको रहना ही है। तो ऐसे सरकार को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें जो हमें चाहे हिंदू भाई से लड़वाती हो चाहे मुस्लिम भाई से लड़वाती हो, ऐसी सरकार को हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पे हमें वोट देना चाहिए ताकि हम अपने जो घर है, मोहल्ला है या जो शहर है उसमें हम सुरक्षित रह सकें, ताकि किसी भी तरह का किसी के भी दिल में या दिमाग में किसी भी इंसान के लिए कोई नफ़रत ना हो। अगर हम किसी ऐसे सरकार को सपोर्ट करते हैं जो हमसे डायरेक्ट कहती है कि नहीं तुम मुस्लिमों से बच के रहो, या फिर मुस्लिम कहती है कि तुम हिंदुओं से बच के रहो, तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर नफ़रत पैदा होती है, जिससे एक जो समाज में जो रहन सहन के चीज़ें होती हैं उन सब में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा नहीं, बेरोजगारी और महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है इस समय भारत का, ठीक है। बहुत सी सरकारें बोली हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरियां आपको दी जा रही हैं, बट यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैं उसी सरकार को देना चाहूँगा जो सच में इस बार नौकरी देने की बात करे और हिंदू मुस्लिम करने की बात ना करे और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे। अदरवाइज़ जिसको भी हम चुनाव में इस बार देंगे वोट, जिसको मैं पर्सनली दूंगा, अगर वो आ गई गवर्नमेंट और उसने ऐसा काम किया तब तो अच्छा, अदरवाइज़ अगली बार फिर हम किसी और को देंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।